हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर क्लास में। जैसा कि आप देख सकते हैं, घटना चक्र की पॉइंटर न्यूज आज हम कवर करेंगे, जो कि पॉइंटर फॉर्म में इसमें न्यूज दी गई है। लगभग 1000 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, और जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार भारत ने सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था। पेरिस ओलंपिक, जो कि फ्रांस की राजधानी है, 1900 में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था भारतीय टीम ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले पहले भारतीय थे नॉर्मन प्रिचार्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार भारत द्वारा एथलीट का एक आधिकारिक दल सर्वप्रथम जिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भेजा गया था वह एंटवर्प ओलंपिक 1920 है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के अब तक के सर्वाधिक एथलीट ने प्रतिभाग किया है, जिनकी संख्या 127 है। इसमें 56 महिला और 71 पुरुष हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में देशों की मार्च पास्ट में भारतीय दल के प्रवेश का क्रम था 21। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे तो MC मैरी कॉम महिला मुक्केबाज हैं, एवं मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में उद्घाटन समारोह में भारत की पहली ध्वजवाहक थीं पूर्मा बनर्जी, एथलेटिक्स की तरफ से गई थीं। इन्होंने 1920 में ओलंपिक एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में है, प्रतिभाग किया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में 2 बार भारत के ध्वजवाहक बनने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। उनका नाम है बलबीर सिंह सीनियर। हॉकी से थे ये, और 1952 एवं 1956 में इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे बजरंग पुनिया, जो कि एक पहलवान हैं, रेसलर हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने प्रतिभाग किया था 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में। 18 खेल 69 प्रतिस्पर्धी थे। इसमें एथलेटिक्स के 127 मेंबर, 56 महिला, 71 पुरुष। ये सब बातें आपको याद रखनी है। समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे बजरंग पुनिया, और उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कवर कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, नीरज चोपड़ा जी टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। और बात करें इनके जन्म की, तो इन्होंने 24 दिसंबर 1997 में इनका जन्म पानीपत के हरियाणा में हुआ। राष्ट्रीय कोच क्लाउस बार्टोनिच हैं, और इनकी उपलब्धियां जो हैं वो देख लेते हैं। इन्होंने जो उपलब्धियां पाई हैं अभी तक, एशियाई खेलों में जो 2018 में होता स्वर्ण पदक जीता। सेकंड, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता। थर्ड, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2016 में रजत पदक जीता। वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक 88.07 मीटर का 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक में इनका रहा है। कुछ और पॉइंट की बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में।
जैसा कि ये नीरज चोपड़ा जी की फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में जाकुब वैडलेच चेक गणराज्य को रजत पदक और वितेस्लाव वेसेली चेक गणराज्य को कांस्य पदक जीता हुआ है। ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत द्वारा जीता गया यह पहला स्वर्ण पदक है। उल्लेखनीय है कि नीरज ने अपना स्वर्ण पदक पूर्व भारतीय एथलेटिक्स स्वर्गीय मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा जी को समर्पित किया है। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों टोक्यो 2020 में नीरज ने पहली बार प्रतिभाग किया था और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार नीरज एथलेटिक्स में कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष हैं। इससे पूर्व पेरिस ओलंपिक 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में रजत तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट इनके बारे में हैं। हालांकि प्रिचार्ड के ब्रिटिश मूल के होने के कारण उनकी नागरिकता को लेकर विवाद की स्थिति है। ओलंपिक इतिहासकार इयान बुचानन के अनुसार कलकत्ता में जन्मे नॉर्मन प्रिचार्ड ने पेरिस ओलंपिक 1900 में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग लिया था, न कि भारतीय ध्वज के अधीन। साथ ही वर्ल्ड एथलेटिक्स के आंकड़ों के अनुसार प्रिचार्ड ने पेरिस ओलंपिक 1900 में ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अब भी प्रिचार्ड को भारतीय एथलीट्स ही मानती है और उनके द्वारा जीते गए पदकों को भारत की पदक तालिका में ही दर्शाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ आप देख सकते हैं 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के बारे में कुछ बताए गए हैं पॉइंट। ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग किया, उनका नाम है भवानी देवी। दीपा कर्माकर के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलेटिक्स प्रणति नायक जी हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलेटिक्स नेत्रा कुमानन जी हैं। तैराकी में अर्हता मानदंड प्राप्त कर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम 2 तैराक हैं। उनके नाम हैं सज्जन प्रकाश एवं श्री हरि नटराज। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारत की 7वीं महिला तैराक हैं माना पटेल। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में भाग लिया। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं लवलीना बोर्गोहेन के बारे में। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। वर्ष 1997 में जन्मी असम की लवलीना महिला मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से पराजित हुई और उन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। लवलीना ने लगातार 2 विश्व चैंपियनशिप 2018 और 2019 में वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने वर्ष
2017, 2021 की एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता प्राप्त करने वाली वे असम की पहली महिला मुक्केबाज हैं। ये इनकी फ़ोटो है लवलीना जी की, असम की रहने वाली हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। माना पटेल ने पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारतीय महिला तैराक हैं। इनसे पहले डॉली नज़ीर 1952 में, आरती साहा 1952 में, संगीत पुरी 1996 में, निशा मिलेट 2000 में, शिखा टंडन 2004 में, शिवानी कटारिया 2016 में भाग लिया है। इंद्रजीत लांबा अटलांटा ओलंपिक 1996 में तथा इम्तियाज अनीस सिडनी ओलंपिक 2000 में के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी में प्रतिभाग करने वाले तीसरे भारतीय हैं फवाद मिर्ज़ा। फवाद मिर्ज़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में घुड़सवारी में भाग लिया। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक्स पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय हैं दीपक काबरा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक्स में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा जी हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं, उनका नाम है पवन सिंह। टोक्यो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बने हैं पहले भारतीय। इंपॉर्टेंट बनता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिस खेल स्पर्धा में सर्वाधिक भारतीय एथलेटिक्स ने भाग लिया वो है एथलेटिक्स। 16 एथलीट सहित कुल 26 सदस्य दल ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ है साईखोम मीराबाई चानू को। रजत पदक मिला है इनको। ये वेट लिफ्टर हैं, 49 किलो भार में प्राप्त किया है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला रजत पदक एवं समग्र रूप से दूसरा पदक जीतने वाली एथलीट हैं मीराबाई चानू। 49 किलोग्राम टोक्यो ओलंपिक 2020। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। कर्णम मल्लेश्वरी जी ने कांस्य पदक जीता था महिलाओं की तरफ से 69 किलोग्राम भार वर्ग में सिडनी में 2020 में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं पीवी सिंधु। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं पीवी सिंधु के बारे में। वर्ष 1995 में हैदराबाद में जन्मी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी ही बिंग जियाओ को पराजित कर कांस्य पदक जीता है। रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक एवं टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उल्लेखनीय है कि सुशील कुमार पहलवान पहले और एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 2 अलग अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीते हैं। पीवी सिंधु जी ने विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। सिंधु को 2015 में पद्मश्री, 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में सम्मानित किया गया था। आइए साथ में बात कर लेते हैं बजरंग पुनिया जी की। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के बजरंग पुनिया ने दौलत नियाज बेकेव जो कजाकिस्तान को 8-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता है। सुशील कुमार एवं रवि कुमार दाहिया के पश्चात ओलंपिक खेलों एवं विश्व चैंपियनशिप खेलों में पदक जीतने वाले बजरंग तीसरे भारतीय पहलवान हैं। बजरंग ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 1 रजत वर्ष 2018 एवं 2 कांस्य पदक 2013 और 2019 में सहित कुल 3 पदक जीते हैं। साथ ही बजरंग कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रोइंग में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं अर्जुन लाल जाट एवं अरविंद सिंह। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी हैं लवलीना बारगोहेन। कांस्य पदक जीती हैं 64 से 69 किलोग्राम वेट में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। लवलीना बारगोहेन से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए कोई पदक जीता है विजेंदर सिंह। कांस्य पदक बीजिंग 2008 में। MC मैरी कॉम कांस्य पदक लंदन 2012 में। 7 अगस्त 2021 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक्स बने हैं नीरज चोपड़ा भाला फेंक। नीरज चोपड़ा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता हैं अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल इन्होंने भाग लिया था अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में बीजिंग में। आइए कुछ और बातें करते हैं। सुशील कुमार के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान हैं रवि कुमार दाहिया। पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में जीते गए पदकों की दृष्टि से भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या 7 है। इसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था लंदन ओलंपिक 2012 में 6 पदकों साथ में। ओलंपिक समिति के अनुसार पेरिस ओलंपिक 1900 में टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जीते गए पदकों की कुल संख्या है 35। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा 48वां। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मन को 5-4 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, पिछले 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया यह पहला ओलंपिक पदक है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित 12 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। कुछ और बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में।
32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संपन्न हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को टोक्यो जापान में। एशिया का प्रथम शहर जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है वो टोक्यो शहर है जापान का, वर्ष 1964 और 2020। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की गई है जापानी सम्राट नारुहितो द्वारा। टोक्यो ओलंपिक 2020 की आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं सेको हाशिमोतो। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समिति के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक काल्ड्रन को प्रज्वलित किया गया नाओमी ओसाका जापानी टेनिस खिलाड़ी द्वारा। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस के टोक्यो 2020 के हेतु मशाल रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला बनी हैं अन्ना कोराकाकी जो ग्रीस की रहने वाली हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मशाल रिले का आदर्श वाक्य है होप लाइट्स आवर वे। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है 3 बार। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है 3 बार। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है 3 बार। ग्रीष्मकालीन 1964, शीतकालीन 1972 और 1998। शीतकालीन 2 बार और ग्रीष्मकालीन 2 बार हो गया, यानी कि 4 बार टोटल हो गया। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर है मिराई तोवा। नोट, मिराई तोवा नाम जापानी शब्दों मिराई अर्थ मतलब भविष्य फ्यूचर, तोवा का अर्थ है अनंत काल पर आधारित है। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। 23 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में प्रथम 3 क्रम पर परेड करने वाले देश हैं। पहला ग्रीस का आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजक, सेकंड शरणार्थी ओलंपिक टीम, थर्ड है ROC रॉ। टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में सबसे अंत में परेड वाले 3 देश हैं क्रमशः फ्रांस जो कि 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा, अमेरिका 2028 ओलंपिक खेलों का मेजबान है, जापान अंतिम। आप सभी को बताते चलें ओलंपिक जो खेल हैं वो 4 साल के अंतराल पे किए जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में देशों के प्रवेश हेतु जिस प्रणाली को अपनाया गया है वह है जापानी भाषा के आधार पर विकसित गोजेन प्रणाली। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बत्तीसवें ओलंपिक खेलों से रूस को प्रतिबंधित किया गया था डोपिंग के कारण। बत्तीसवें ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया 205 देशों राष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्लस शरणार्थी ओलंपिक टीम ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेलों की संख्या है 4।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेलों की संख्या 4 है, जिनमें कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को 2008 के बाद पुनः वर्ष 2020 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल एथलीट्स प्रतिभाग किए 11,259। कुल देशों एवं राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते हैं 93। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल इतने पदक वितरित किए गए हैं 2401। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन 3 देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता। बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान, सैन मरीनो, इन 3 देशों ने टोक्यो ओलंपिक में पहली बार अपना पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन 3 देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता जो है, तो बरमूडा, फिलीपींस और कतर ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। बरमूडा, फिलीपींस और कतर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह का केंद्रीय विषय है वर्ड्स वी शेयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट हैं। एम्मा मैक्योन की, ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एम्मा मैक्योन टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों की सबसे सफल एथलीट रहीं। एम्मा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 स्वर्ण, 100 मीटर मेडले और 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल और 3 कांस्य पदकों सहित सर्वाधिक 7 पदक जीते हैं। एम्मा मैक्योन ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में किसी एक संस्करण में एम्मा मारिया गोरोवस्काया के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। मारिया ने हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स स्पर्धा में रिकॉर्ड 7 पदक जीते थे। साथ ही एम्मा ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक हैं। एम्मा के अतिरिक्त माइकल फेल्प्स अमेरिका के, मार्क स्पिट्ज अमेरिका के, मैट बियांडी अमेरिका के ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 7 या फिर अधिक पदक जीतने वाले तैराक हैं। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र डालेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी को जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, जो करंट आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, आपको लग रहा हो करंट जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी में हमारा तरफ से थोड़ा सा सहयोग हो सके। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च क्षमता के सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स में गीगावाट स्तरीय उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्पादन संबंध इंसेंटिव योजना, जो कि है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में लिंग आधारित संकेतों के संकलन के रूप में वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्रालय है,
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। कौन सी? वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। ये भारत में लिंग आधारित संकेतों का संकलन करता है। वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या है 136.13 करोड़। इसमें महिला 48.65% हैं। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी देने वाला मंत्रालय है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। हरित ऊर्जा कुशल शहर, और जो बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बने हैं उनका नाम है राजगीर और बोधगया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। बोधगया और राजगीर हरित ऊर्जा कुशल शहर बन गए हैं और देश का पहला राज्य होगा जिसमें 2 शहर लिए गए हैं। 30 मार्च 2021 को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई नीति आयोग द्वारा। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने जारी की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनी दर पर उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई, जो मार्च महीने 2021 में ये वाराणसी से शुरुआत की गई। ग्राम उजाला योजना के तहत उच्च गुणवत्ता के LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। एक कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, CESL द्वारा। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है कार्बन क्रेडिट्स द्वारा। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त कौन इसको प्रोवाइड करा रहा है? कार्बन क्रेडिट्स। नेक्स्ट, ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा उनके नाम हैं क्रमशः आरा बिहार राज्य में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात के गांव शामिल किए गए हैं। 1.5 करोड़ LED बल्बों के वितरण किया जाएगा पहले चरण में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया IIM जम्मू में। इंपॉर्टेंट हो जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्चुअल माध्यम से द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू। नेक्स्ट, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया 23 मार्च 2021 को। 23 मार्च को ही सरदार भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा रतले जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिस संयुक्त उद्यम कंपनी के निगमन को मंजूरी दी गई है वह है रतले जल विद्युत ऊर्जा निगम। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा रतले जल विद्युत परियोजना का संयुक्त उद्यम मंजूरी दी गई है। बात करते हैं रतले जल विद्युत परियोजना स्थित कहाँ है। ये जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिला और चिनाब नदी पर है। झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया है, समर अभियान। समर का पूर्ण फॉर्म की बात करें तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ malnutrition एंड एनीमिया रिडक्शन। कुल मिला के जो है समर का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है कुपोषण से निपटने, एनीमिया को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये रामागुंडम तेलंगाना स्टेट में है। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में इस भारतवंशी को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है माजू वर्गीज को। नेक्स्ट, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा अपने अपशिष्ट संबंधित मिशन के तहत लॉन्च किया गया है स्वच्छता सारथी फेलोशिप को। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है लिजिया नोरोन्हा। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है लिजिया नोरोन्हा, जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं। फरवरी 2021 को जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है इराकली ही याद रखिए, ये फिर बहुत बड़ा लंबा नाम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक। शताब्दी समारोह है चौरी चौरा कांड का। जनवरी 2021 के मध्य पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कच्छ गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय बंदरगाह समीक्षा बैठक है चिंतन बैठक। नेक्स्ट, भारत के सबसे लंबे 169 मीटर सड़क मेहराब पुल आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है मेघालय में। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया गया जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स द्वितीय संस्करण जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुजरात स्थित इन 2 परियोजनाओं हेतु भूमि पूजन किया है। पहला है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण सेकंड एंड सूरत मेट्रो रेल परियोजना। ये दोनों ही गुजरात के सिटी हैं। जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने बोगियों के आवंटन तथा लो अयस्क की ढुलाई का नियमन करने वाली जिस नीति की घोषणा की है वो जो है लो अयस्क नीति 2021 है। लो अयस्क नीति 2021 प्रभावी होगी 10 फरवरी 2021 से। जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नई पर्यटन नीति 2021-25 लागू करने वाला राज्य गुजरात है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नई पर्यटन नीति जो है 2021 से 25 तक लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। हाल ही में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की है वो गुजरात सरकार ने। मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन गुजरात सरकार ने। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान है 9वां इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का निर्माण किया गया है वेहरू नदी पर। भारत के सबसे बड़े सड़क मेहराब पुल का निर्माण वेहरू नदी पर 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। पंद्रह अगस्त 2022 भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया 12 मार्च को, जो साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी रहेगा 15 अगस्त 2023 तक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निर्धारित 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर हैं। पहला है स्वतंत्रता संग्राम, सेकेंड 75 वर्ष पर विचार, आइडियाज एट 75, थर्ड है 75 वर्ष पर उपलब्धियां, अचीवमेंट एट 75, फोर्थ एक्शन एट 75, फिफ्थ है 75 का संकल्प, रिजॉल्व एट 75। वह रिपोर्ट जिसके अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है, उसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण जारी किया गया था नवंबर 2019 में। द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई 28 जनवरी 2021 को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों 1 करोड़ से अधिक आबादी के प्रथम स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है 18वां, बहुत ही खराब। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले प्रथम स्थान प्राप्त किया है त्रिपुरा ने, उत्तर पूर्वी राज्य। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में महिला न्यायाधीश हैं 29%। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में महिला न्यायाधीश 29% हैं। वर्ष 13 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना की गई थी तिरुवनंतपुरम, केरल में। देश भर के दलित एवं वंचित बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एमआई इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर इस नई शिक्षा पहल की घोषणा की है। शिक्षा हर घर, शिक्षा हर हाथ, शिक्षा हर हाथ एमआई से डील की है सोनू सूद के साथ मिलकर बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल करने हेतु दलित एवं वंचित बच्चों के लिए। 24 जनवरी 2021 की राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की गई। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश ने शुरुआत की पंख अभियान। डिजिटल पंख का पूर्ण फॉर्म देखें तो P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज, H फॉर हेल्थ, यानी कि सुरक्षा, जागरूकता, P फॉर ज्ञान, स्वास्थ्य, ये पंख का फुल फॉर्म है। 24 जनवरी बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। डिजिटल मतदाता पहचान कार्ड कार्यक्रम लॉन्च किया गया निर्वाचन आयोग द्वारा, इसे शॉर्ट फॉर्म में ई-इपिक कहा गया है। ई-इपिक का पूर्ण फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा लॉन्च एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर है धरा। भूमाफिया सॉफ्टवेयर का नाम है धरा। भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है स्टार्स परियोजना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना का पूर्ण रूप है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ये स्टार्स का फुल फॉर्म है।
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्ट परियोजना स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। तो 6 राज्य हैं जहाँ पे स्टार परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। अच्छे से याद के लिए हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान है। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम आ रहे हैं तो आप लोग याद रखिए। भारत ने स्टार परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया है। तो किससे किया है? जनवरी 2021 में विश्व बैंक के साथ में। स्टार परियोजना की कुल लागत कितनी आएगी? 5718 करोड़ रुपए, जिनमें से विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि है 3700 करोड़ रुपए, लगभग $500 मिलियन। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर को 1994 को। भारत में पोलियो के अंतिम मामले को दर्ज किया गया था हावड़ा पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 को। 2011 13 जनवरी हावड़ा पश्चिम बंगाल, भारत का अंतिम पोलियो मामला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1697 में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित हिमबस्ती गांव में आए भूकंप को इतिहासकारों ने नाम दिया था सदिया भूकंप। जी हाँ, सदिया भूकंप नाम दिया था 1997 में असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। वह संस्थान जिसके वैज्ञानिकों द्वारा हिमबस्ती गांव अरुणाचल प्रदेश में किए गए उत्खनन से फलस्वरूप सदिया भूकंप के प्रथम भूगर्भीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून जो खुदाई का काम कर रहा है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून, हिमबस्ती गांव अरुणाचल प्रदेश में सदिया भूकंप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी लद्दाख में। जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना होगी लद्दाख में। लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ है फरवरी 2021 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। दूसरा है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी निकास परिषद जो लेह में है। थर्ड है ONGC के मध्य ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के लिए। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि भाग है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का भाग है 348 किलोमीटर, बिहार का डोभी और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई 3384 किलोमीटर है। 3384 किलोमीटर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। नेक्स्ट, IAS IPS IFS के जम्मू एवं कश्मीर कैडेट का AGMUT अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरीज कैडेट से विलय करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियम है 25 फरवरी 2021 को। जम्मू, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। गोरिल्ला यानी जंगल युद्ध जैसे अभियानों के माध्यम से उग्रवादियों विद्रोहियों आदि से निपटने हेतु गठित CRPF का विशेष बल, जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को भी शामिल किया गया है फरवरी 2021 में, उसका नाम रखा गया है कोबरा। जी हाँ, कोबरा का पूर्ण नाम है कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन।
कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। असम में राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों से संबंधित कार्यक्रम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है का नाम है असोम माला, जो कि राज्य के राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों से संबंधित कार्यक्रम है असोम माला। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मध्य हस्तांतरित एक समझौता यानी एमओयू पर के तहत साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, इसमें एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च अभियान है कपिला। जी हाँ, कपिला का पूर्ण नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। नेक्स्ट की बढ़ते हैं, गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने हेतु एक गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है 3 फरवरी 2021 को। गोवर्धन योजना का पूर्ण रूप है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गोवर्धन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देश में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है कृतज्ञ। हैकाथॉन है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ है क्रय मतलब कृषि, ता मतलब तकनीकी और ज्ञा मतलब ज्ञान, यानी कृषि तकनीकी ज्ञान से संबंधित है कृतज्ञ, जो कि नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देगी कृषि संबंधित क्षेत्रों में। भारत के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का शुभारंभ किया है PGIMER चंडीगढ़ द्वारा इम्यूनिटी क्लिनिक शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इतने नए एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, 22 एम्स, बहुत अच्छा खासा नंबर है। वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन का मासिक जर्नल, जिनकी स्थापना 185वीं वर्षगांठ मनाई गई, प्रबुद्ध भारत है। भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल है सुपैस पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। बीमा संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर करने का प्रावधान है, वो है 74%। बीमा संशोधन विधेयक 2021 के द्वारा संशोधन किया गया है बीमा अधिनियम 1938 में। जो बीमा संशोधन विधेयक 2021 में संशोधन हुआ है, ये 21 वाला, ये संशोधन करता है अधिनियम 1938, बहुत पुराना है। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर इस अवधि तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है। ये 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 लागू हुआ 25 मार्च 2021 को। 25 मार्च 2021 को गर्भ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है। उक्त अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में। मध्यस्थता और सुलभ संशोधन अधिनियम 2021 राष्ट्रपति की मंजूरी हुई 11 मार्च को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया सिद्धार्थनगर जिले में। इंपॉर्टेंट है, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन सिद्धार्थनगर जिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा की गोवर्धन तहसील स्थित महाकवि सूरदास की
कर्मस्थली के वर्तमान नामक महमूदपुर को नाम बदल दिया है पराशौली। मथुरा की गोवर्धन तहसील जो कि महाकवि सूरदास की कर्मस्थली वर्तमान में महमूदपुर, जिसका नाम बदल दिया गया है पराशौली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा राम स्नेही घाट उत्तर प्रदेश में। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र राम स्नेही घाट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उद्घाटन किया है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन किया गया कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। वनवासी समागम का आयोजन क्योंकि वहाँ पे जनजाति लोग ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए शायद सोनभद्र में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 3 पीएससी महिला बटालियन की स्थापना करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 पीएससी महिला बटालियन का नाम जिनकी महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर होंगे रानी अवंतीबाई, लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई। उदा देवी, झलकारी बाई, रानी अवंतीबाई, 3 नाम पर महिला स्वतंत्रता संग्राम जो हैं 3 पीएससी बटालियन का नाम रखे जाएंगे। अवंतीबाई महिला बटालियन, उदा देवी बटालियन तथा झलकारी बाई महिला बटालियन की स्थापना करी जाएगी। क्रमशः जो अवंतीबाई महिला बटालियन बदायूं में किया जाएगा, उदा देवी महिला बटालियन लखनऊ में किया जाएगा, झलकारी बाई महिला बटालियन की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी। आपसे आशा करते हैं याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन में भाग के रूप में उत्तर प्रदेश का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है मार्च 2021 में गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन UPFPO गोरखपुर। NTPC लिमिटेड के प्रथम इकाई जिसने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान देश की सभी ताप विद्युत इकाइयों की तुलना में 100% उच्चतम प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किए हैं। ये नाम है सिंगरौली उत्तर प्रदेश। 100% उच्चतम प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया है सिंगरौली उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु लॉन्च की गई 15 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। गणतंत्र दिवस परेड 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी बेस्ट जो अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 3 हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया है क्रमशः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि कुरेभार सुल्तानपुर के निकट है। उत्तर प्रदेश की जो 2 अन्य पट्टियां हैं आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे जो मथुरा के निकट है। तीसरा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो उन्नाव के निकट है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर के निकट, आगरा नोएडा मथुरा के निकट, लखनऊ आगरा उन्नाव के निकट। 3 एक्सप्रेसवे वाला पहला भारत का राज्य। जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन का 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना के तहत निर्मित दूसरा क्रूज पोत अलकनंदा क्रूज बोट 30 जनवरी 2021 को वाराणसी पहुंचा। यूपी टूरिज्म फेरी को डिजाइन और निर्मित किया गया है
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यूपी टूरिज्म फेरी ये दूसरा है, इसके पहले जो प्रथम था अलकनंदा क्रूज बोर्ड था। दोस्तों, अब हमारा ये वीडियो 1 घंटे का कंप्लीट हो चुका है। आगे अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें वैश्विक राजनीति, सामाजिक घटनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, समाज पत्रों का लेखा जोखा का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के बारे में ऐसे ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, उसकी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा के रखें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू। जय हिंद।